नमस्कार, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। देखिए, ये जो क्लासेस हैं वो साइंस के लिए होगी, जो साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन होंगे। और ये जो जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सचिवालय सहायक, जिसे अब नाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी नाम दे दिया गया है, जो बिहार एसएससी द्वारा निकाला गया है। टोटल कितना 1481 पद के लिए, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। ये बीएसएससी सीजीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। और उसी के समकक्ष में जो बीपीएससी द्वारा निकाला गया है वैकेंसी एडीयू, जिसमें टोटल 935 पद है, उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहे। आशा करते हैं आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में ये मॉडल सेट आप लोग के लिए फर्स्ट होगा। अगर आप लोग को ये मॉडल सेट अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, तो आपके लिए और अच्छे हम कंटेंट लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में सफलता पाने में 100% सहायक सिद्ध होगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है। 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय कितना लगेगा। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि 90 से 80 डिग्री सेल्सियस तक मतलब ठंडी होती है, तो उसमें 1 मिनट समय लगता है। और इसमें पूछ रहा है 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में कितना समय लगेगा। तो आपका ऑप्शन देख लेंगे, 1 मिनट से कम लगेगा, या ठीक 1 मिनट लगेगा, या लगभग 1 मिनट लगेगा, या 1 मिनट से अधिक। देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये 1 मिनट से अधिक लगेगा। कैसा लगेगा? 1 मिनट से अधिक लगेगा, क्योंकि जब इसका तापमान कम है तो फिर कम में से कम करेगा, तो इसलिए इसका 1 मिनट से अधिक लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। 2 में कह रहा कि रोबोटिक निर्माताओं के लिए गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण व गति के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, कारण बोल रहा है कथन के साथ, रोबोटिक रोबोटिक पर गुरुत्वाकर्षण व गति के नियम, लॉ मोशन लागू होते हैं। ठीक, यही कह रहा है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि कथन व कारण दोनों गलत हैं, और 2 दिया है कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 3 दिया है कथन सही है परंतु कारण गलत है। 4 दिया है कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण जो है कथन की गलत व्याख्या करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कथन और कारण दोनों सही है। देखिए, रोबोटिक निर्माताओं के लिए गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, ये बात सही है। और कारण क्या कर रहा है कि रोबोट पर गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम लागू होते हैं, इसी कारण इनकी जानकारी होने की जरूरत है। इसीलिए दोनों सही है। और जो कथन की सही व्याख्या करता है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 क्या कर रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान जो है पृथ्वी पर 132 किलोग्राम है, और चंद्रमा पर उस वस्तु का द्रव्यमान जो मास होगा कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 में ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। देखिए, मास कभी भी चेंज नहीं होता। आप लोग शुरू साइंस में पढ़े होंगे कि जो मास यहाँ है वही मास चंद्रमा पर होगा, या आप ध्रुव पे जाइए, कहीं भी जाइए, उसका द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। चंद्रमा में तो चेंज नहीं, मास कभी चेंज नहीं होता। इसका आंसर होगा 132 किलोग्राम ही, 132 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में कह रहा है कि पेड़ से फल का टूट कर नीचे गिरना, मतलब पेड़ से फल का टूट कर नीचे गिरना आधारित है, किस पे आधारित है? गति के प्रथम नियम पे, या गैलीलियो के नियम पे, या गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, या उपरोक्त सभी पर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी पर। देखिए, ये गति के प्रथम नियम को भी प्रतिपादित करता है, गैलीलियो के नियम को प्रतिपादित करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को भी प्रतिपादित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। 5 में क्या कर रहा है, स्टेनलेस स्टील जो होता है बनाने में लोहा के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो देखेंगे, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। लोहा के साथ क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। 6 में देखेंगे, साबुन लगाने व गर्म करने पर जल का पृष्ठ तनाव, मतलब सरफेस टेंशन होगा। कैसा होगा? साबुन लगाने पे या गर्म करने पर जल का जो पृष्ठ तनाव कैसा होता है? तो देखिए, ऑप्शन 1 में दिया कम होगा या बढ़ेगा, 3 में दिया बढ़ेगा, 2 में दिया स्थिर रहेगा, उपरोक्त में तो कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ये कम होगा। कैसा होगा? साबुन लगाने या गर्म करने में जो पृष्ठ तनाव होता है वो घटता है। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। हम लोग को गलत कथन को चुनना है। देखिए, प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने से उसमें उपस्थित पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये सही है। कह रहा है कि नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, ये भी सही है।
अपेक्षित आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, ये भी सही है। देखिए, सरल लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल घट जाता है, ये गलत है। आवर्तकाल इसका घट नहीं जाता है, बढ़ जाता है। कैसे होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। कह रहा है कि प्रकाश का तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? देखिए, जो प्रकाशीय तंतु, जो ऑप्टिकल फाइबर फाइबर का उपयोग आजकल मुख्य रूप से जो संचार क्षेत्र में होता है। संचार क्षेत्र जो अभी आप लोग इंटरनेट उपयोग करते हैं, 4G 5G, ये ऑप्टिकल फाइबर का ही देन है। ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट का संचालन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। 9 में क्या कर रहा है? जल का घनत्व किस किस ताप बिंदु पर मतलब अधिकतम होता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 9 नंबर का आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में इसका अधिकतम मतलब इसका घनत्व जो होगा अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। 10 में देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं मतलब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो 10 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, इसका जो आंसर होगा, जो विक्रम विक्रम साराभाई को हम लोग मानते हैं क्या कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में कह रहा है, जब समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? देखिए, दोनों समानांतर दर्पण है और दोनों के बीच में एक वस्तु रख दी है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो आंसर होगा अनंत होगा। कितना होगा? अनंत बनेंगे, अनंत। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। 12 में क्या कर रहा है कि ये 12 है। 12 में कह रहा है कि भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक मतलब लुब्रिकेशन कौन सा है? भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक लुब्रिकेशन कौन सा है? देखिए, बक्साइड 1 में दिया है, 2 में फास्फोरस, 3 में ग्रेफाइट और 4 में दिया है सिलिकॉन। तो इसका जो आंसर होगा ग्रेफाइट। भारी मशीनों के लिए हम लोग लुब्रिकेशन के तौर पे ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, बर्फ पिघलने पर उसका आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? बर्फ पिघलने पर बढ़ता है या घटता है या पहले पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इसका जो आंसर होगा घटता है। बर्फ जब पिघलता है तो उसका आयतन क्या होगा? घटता है। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। 14 में क्या कह रहा है? 14 में कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष जगत में प्रवेश हुआ मतलब भारत का अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश हुआ? तो इसका आंसर होगा 1975 में भारत का अंतरिक्ष जगत में प्रवेश 1975 से हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। 15 में कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? देखिए, बर्फ 1 में दिया है बर्फ सड़क से सख्त होती है, 2 में दिया है सड़क बर्फ से सख्त होती है, 3 में दिया है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, 4 दिया है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जब बर्फ पे सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है इसी कारण हमें चलने में कठिनाई होती है। 16 में देखेंगे, कह रहा है कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था? एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा शेफर्ड बेरोन। कौन है? शेफर्ड बेरोन ने एटीएम का आविष्कार किया था। 17 देखेंगे, कह रहा है कि चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स कब होता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका जो आंसर होगा सूर्य व चंद्रमा के बीच में जब क्या होती है? पृथ्वी आ जाती है। तो 18 लेंगे। 18 में कह रहा है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? मतलब क्रिस्टल को संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो आंसर होगा एक्स किरणें का प्रयोग में लाते हैं, ना कि हम गामा किरणें, यूवी किरणें, अनादृश्य किरणें। हम क्रिस्टलीकरण को जानने के लिए एक्स किरणें का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भाप से हाथ अधिक जलता है। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि देखिए उसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसी कारण से ज्यादा हाथ जलता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1, भाप में जो होता है गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट जो होता है अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। 20 में कह रहा है मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? तो ह्यूमिडिटी और गर्मी से ज्यादा परेशानी अनुभव करता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है जो ऑप्शन देखेंगे 20 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि अधिक पसीना आना, 2 में दिया है कम पसीना आना, 3 में दिया पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है।
आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। पसीना जो होता है आर्द्रता के कारण वाष्पीकृत नहीं होता, इसी कारण बहुत परेशानी अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखिए, कह रहा है कि वायु दाब मापी मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है। मतलब वायु दाब मापी जो बैरोमीटर है, इसमें अचानक गिरावट मतलब किस बात का संकेत है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो तूफानी, जो अचानक गिरावट होगा तो तूफान होने का मतलब संभावना बताएगा। अगर धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मतलब बादल साफ और स्थिर का संभावना बताता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में कह रहा है कि कह रहा है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की, मतलब इसका शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु अलग अलग वजन का हो तो इसमें मतलब क्या होगी, उसका गति वेग में कैसा होगा। देखिए ऑप्शन 1 दिया समान गति होगी, 2 दिया समान वेग होता है, 3 दिया समान त्वरण होता है और 4 दिया समान बल होता है। तो इसका जो आंसर होगा समान त्वरण होता है, इसमें समान एक्सीलरेशन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में कह रहा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। अगर कोई घड़ी है, घड़ी होती है जिसमें चाबी भरी जाती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए इसमें आप बताएंगे गतिज ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है या संचित ऊर्जा होती है। तो इसका जो आंसर होगा स्थिर ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में स्थिर ऊर्जा होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे। 24 कह रहा है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दूध से जब क्रीम निकालते हैं तो उसमें कौन सा बल लगता है। देखिए दूध से जब क्रीम निकालते हैं उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। कौन सा बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में क्या कह रहा है हम कि ध्वनि तरंग की प्रवृत्ति है। तो ध्वनि के कैसा प्रकार का है, अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ जो तरंग है वो प्रकाश है। प्रकाश कैसा तरंग है, वो अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि देखिए प्रकाश जो है इसलिए अनुप्रस्थ तरंग है कि वो निर्वात में भी गमन कर सकती है और ध्वनि को संचरण के लिए उसे किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में कहा है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दी जाए तो ध्वनि की चाल होगी, ध्वनि की चाल कितनी होगी। तो इसका ऑप्शन देखिए 664 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 332 मीटर पर सेकेंड, तीसरा दिया 166 मीटर पर सेकेंड, चौथा दिया 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर होगा ये 332 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना होगा, दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो फिर उतना ही चाल होगा 332 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। 27 में कह रहा है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्योंकि क्यों नहीं सुन सकते एक दूसरे की बात, क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर दिए, ये गलत है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जो 27 होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है, इसी कारण ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वहां पे कोई आदमी दूसरे आदमी की बात नहीं सुन सकता। देखिए न्यूनतम संभवतः ताप कितना हो सकता है। देखिए इसके आंसर होगा माइनस जो 273 डिग्री न्यूनतम मतलब ताप संभव है, इससे कम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 में कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश की विसरण, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है। देखिए इसका जो कारण है, देखिए धूलकण, जब धूलकण के कारण ही वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 में कह रहा है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है, देखिए ए में दिया अल्फा किरणें उत्सर्जित करता है, बीटा 2 में दिया बीटा किरणें, 3 में दिया गामा किरणें, 4 में दिया एक्स किरणें। जो इसका आंसर होगा ये गामा किरणें। कौन सा किरणें उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में कह रहा है ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो इनका आंसर है केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। देखिए 32 नंबर देंगे सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा आपको बताना है। तो सूर्य का जो सबसे निकटतम जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। देखिए एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों के समान गतिज ऊर्जा है। किसका मतलब संवेग मतलब मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए रेल का मोमेंटम कभी भी अधिक होगा, रेल का मोमेंटम अधिक होगा।
देखिए अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 में क्या कर रहा है, 34 में कह रहा है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। किस मतलब तापमान पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान मतलब मान समान होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का मान बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कह रहा है कि एक तेज चलने वाली रेल इंजन की सीटी सीटी जब एक स्टेशन को पार करती है तो आरोह अवरोह करती हुई सुनाई पड़ती है। इसका क्या कारण है? आरोह अवरोह करते हुए सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कि पेल्टियर प्रभाव के कारण, 2 में दिया डॉपलर प्रभाव के कारण, 3 में दिया अल्ट्रासोनिक प्रभाव के कारण, 4 में दिया सबसोनिक प्रभाव के कारण। तो इसका जो कारण है ये डॉपलर प्रभाव के कारण ये अवरोह अवरोह करती हुई सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 36 पर है, भूकंपीय तरंगों रिकॉर्ड की जाती है, किससे रिकॉर्ड की जाती है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे भूकंपीय तरंग को हम सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। 37 देखेंगे, 37 में कह रहा है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में कौन सा नाभिकीय ईंधन है? तो ये भी बहुत ही आसान है, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन एक प्रकार के नाभिकीय ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, 38 में कह रहा है ताप की प्रत्येक डिग्री ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग वेग बढ़ता है। मतलब कितना बढ़ता है वायु में, मतलब वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर 38 है, उसमें 61 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर एक सही होगा, 61 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। अब 39 देखेंगे, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम मतलब किसने नापा था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा था? तो इसका आंसर होगा रोमर। रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम नापा था। 40 में मनुष्य द्वारा अपना पूरा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? मतलब अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण कितनी लंबाई रखनी चाहिए? तो 40 का जो ऑप्शन नंबर 3 है यही सही होगा, व्यक्ति की लंबाई की लगभग आधी होनी चाहिए। आधी रखेंगे समतल तो पूरा प्रतिबिंब अपना देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, 41 में पढ़ा कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं? देखिए कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, 43 में पढ़ा प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं, इस कथन को क्या कहते हैं? तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसको न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। 44 में देखिए कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की जो दर है वो क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या है? शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, कह रहा कि दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक क्या होता है? जब दाब वृद्धि होती है तो पानी का क्वथनांक पे इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। 46 देखेंगे, 46 में कह रहा है 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने के लिए आवश्यक उष्मा, मतलब कितने उष्मा की आवश्यकता होगी? तो देखिए एक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए उसमें 1000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उष्मा की आवश्यकता होगी। 1000 कैलोरी मतलब उष्मा की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, 47 का अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। जो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ध्वनि का तारतत्व तो निर्भर करता है किस पे? ये तारतत्व किस पे निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखिए दिए गए क्षेत्रों से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? ये पहले भी पढ़ा चुके हैं हम। क्या कहलाती है? ये चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन होगा 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वैद्युत आवेश का मात्रक है। वैद्युत आवेश का मात्रक है। इसी के साथ ये जो मॉडल सेट है आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी तैयारी करने में सहूलियत मतलब आसानी से उनको भी पद मिल सके और सिलेक्शन हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।